नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। साथियों, आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास का कितना अहम रोल होता है किसी भी एग्जाम में, जहाँ जीएस के प्रश्न आते हैं। अगर 20-25 प्रश्न भी किसी एग्जाम में जीएस के पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको आधुनिक इतिहास के दिखते हैं। तो ऐसे में आधुनिक इतिहास की 2 क्लासेस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ शुरू के। आज ये तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास हम लोग की है भारत में यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ। यानी इस शीर्षक से हम लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे कि भारत में कब-कब यूरोपीय कंपनियाँ व्यापार करने के लिए कौन-कौन से देश से कब-कब आई हैं। सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास में अंग्रेजों के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी कैसे भारत में व्यापार करने आई, कैसे अपना व्यापार आगे बढ़ाई। लेकिन फिलहाल इस क्लास में भी हम लोग इनके बारे में थोड़ा-सा अध्ययन करेंगे। बाकी पूरा खास अध्ययन हम लोग करेंगे पुर्तगालियों के बारे में, फ्रांसीसियों के बारे में, बाकी अंग्रेजों के बारे में भी थोड़ा-सा विधिवत जानकारी हम लोग जो कंप्लीट नॉलेज होता है, उसको देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आगमन क्रम के बारे में। सबसे पहले जो कंपनियाँ आई व्यापार करने भारत में, सबसे पहले कंपनी जो आई थी वो पुर्तगाली कंपनी थी। उसके बाद डच आई, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश कंपनी आई, फिर फ्रांसीसी आई। लेकिन इनकी स्थापना क्रम में थोड़ा-सा उलट-फेर हो जाता है और उलट-फेर केवल इन दोनों का होता है। यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 ईस्वी में, उसके बाद डच आए 1602 ईस्वी में। मतलब डचों की जो स्थापना हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज की जो स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो 1600 ईस्वी में हुई थी। यानी इनका आने का क्रम सबसे पहले डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। लेकिन स्थापना क्रम में डच पहले स्थापित होते हैं और अंग्रेज पहले अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं और डच बाद में करते हैं। जबकि डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। तो हम लोग एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पुर्तगालियों को देखते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 15वीं-16वीं सदी थी, उसमें जो यूरोपीय कंपनियाँ थी और उनका दक्षिण पूर्व एशिया में जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आगमन हुआ था, उनका उद्देश्य केवल 2 ही था। पहला उद्देश्य था व्यापार करना और दूसरा जो उद्देश्य था वो ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना। लेकिन बाद में राजनीतिक लाभ इनके हावी हो जाते हैं, जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, जो इनके पतन का धीरे-धीरे कारण बनता जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुर्तगालियों को, पुर्तगाली के बारे में पढ़ लेते हैं। आप सभी को पता है कि पुर्तगाली जो है ये भी यूरोप का एक देश है, क्योंकि यहाँ पे यूरोपीय व्यापार का प्रारंभ बताया जा रहा है। जितनी भी कंपनियाँ हैं, सब यूरोपीय कंपनियाँ हैं। तो पुर्तगाल जो थे, सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। एक नाम आप लोग सुने होंगे पोप अलेक्जेंडर फर्स्ट, पोप अलेक्जेंडर फर्स्ट, पोप अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फर्स्ट। इन्होंने एक आज्ञा पत्र द्वारा पुर्तगालियों को पूर्वी देशों में व्यापार के लिए अनुमति दी थी। ठीक है? माने यानी पूर्वी समुद्रों में पुर्तगालियों को व्यापार करने का क्या किया था? एक अधिकार प्रदान किया था। और इस तरीके से अगर देखा जाए, सबसे पहले नाम हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं बार्थोलोमेव डेज। अगर ये नाम आप लोग सुने होंगे, बार्थोलोमेव डेज, ये एक पुर्तगाली व्यक्ति था। इसने सबसे पहले पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की, सामुद्रिक यात्रा 1487 ईस्वी में। कब? 1487 ईस्वी में। और अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम किनारे पर आकर पहुंचा पुर्तगाल से। और उस अंतिम किनारे को जहां पहुंचा था अफ्रीका महाद्वीप में, उसे क्या नाम दिया था? आशा अंतरीप। उस जहां पहुंचा था जगह, उसको नाम दिया था आशा अंतरीप, जिसे हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसको इसने नाम दिया था। और उन्होंने इस तट को, यानी बार्थोलोमेव डायज ने इस तट को किसका नाम दिया था? तूफानी अंतरीप का नाम दिया था। तूफानी अंतरीप का नाम दिया था, तूफानी अंतरीप। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तूफानी अंतरीप का नाम, अफ्रीका का जो अंतिम दक्षिणी छोर है, उसका नाम तूफानी अंतरीप किसने दिया था? तो बार्थोलोमेव डेज ने दिया था। कि 1487 ईस्वी में पुर्तगाल से या समुद्रिक यात्रा करते हुए अफ्रीका के अंतिम किनारे तक पहुंचा था और यहीं से लौट गया था। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1498 में, जो नाम आप लोग सुने होंगे, वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा, जो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो था ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था, यानी पहला पुर्तगाली यात्री था। और 1498 ईस्वी में भारत आया था। यानी अगर बात की जाए 14 मई, यहाँ पे एक डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, 14 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा जो था वो कालीकट, कालीकट एक जगह है जहाँ पे क्या किया था? कालीकट पहुंचकर भारत के लिए नए सामुद्रिक मार्ग की खोज की थी। कालीकट किस जगह पे उतरा था? ये कालीकट, कालीकट।
कालीकट पहुंचकर भारत के लिए एक नए सामुद्रिक मार्ग की खोज की। और कहा जाए तो कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छे से सत्कार, आदर सत्कार किया था। अगर बात की जाए तो एक नाम आप लोग और सुनोगे, अब्दुल मनीक। ये एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, ये गुजराती था, अब्दुल मनीक, जो किसका पथ प्रदर्शक बना था? वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक बना था। और कहा जाए तो उसकी सहायता से ही ये 1498 ईस्वी में कालीकट के समुद्री तट पर ही वास्को डिगामा उतरा था। किसकी सहायता से? अब्दुल मनीक की सहायता से। ये नाम भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर बात की जाए, वास्को डिगामा जो था, जब भारत में आया तो यहाँ से व्यापार करके जब गया तो इसने इसके आने जाने में जितना खर्च हुआ था उसके कुल खर्च का लगभग 60 गुना अधिक इसने कमाई की थी। 60 गुना अधिक इसने कमाई की थी, जिससे वहां के पुर्तगालियों ने खुश होकर के एक कहा जाए एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम दिया गया एस्तादो दा इंडिया। जब कालीकट आया, ये कालीकट में आने के बाद यहाँ पे भारत के व्यापार के बारे में, मसालों के व्यापार के बारे में सुना, तो उससे यहाँ से मसालों के बारे में, यहाँ से कुछ मसाले वगैरह लेके गया, तो वहाँ पे इसने कुछ ज़्यादा ही कमाई कर ली। और जिसके लिए पुर्तगालियों ने क्या किया, सोचा कि क्यों ना हम अपने एक कंपनी बनाई जाए और वहाँ पे स्थापित की जाए, जिससे हम लोग क्या करें, वहाँ पे व्यापार करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर बात की जाए तो इस्तादो द इंडिया, इस्तादो इस्तादो द इंडिया नाम से एक कंपनी बनाई। किसने? पुर्तगालियों ने। अब ये कंपनी को क्या था कि वहाँ के जो व्यापारी थे सबने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। मतलब पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए। और जिसे अपने मतलब इसके फायदे का, मुनाफे का 1/4 किसको देना होगा? पुर्तगाली राजा दैम मैनुअल को। दौम में मैनुअल एक नाम है, दौम में मैनुअल पुर्तगाल के राजा थे, यानी शासक थे उस टाइम पे। उन्होंने इसको सहमति दी थी कि आप भारत में व्यापार करने जाएंगे तो उसका 1/4 जो फायदा होगा उसको हमें देना होगा, बाकी आपका रहेगा। अभी जो कंपनी का नाम बनाया गया था इस्तादो दा इंडिया, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो वास्को डिगामा, इस तरीके से बात की जाए वास्को डिगामा के बारे में, कि कुल 3 बार भारत आया था। कितनी बार? 3 बार भारत आया था। 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। और 1524 ईस्वी में कोचीन में ही इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जहां पे इसे दफना दिया गया था। 1524 ईस्वी में कोचीन में इसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, इस तरीके से इतना आप लोग वास्को डिगामा के बारे में पढ़ लिए। अब बात करते हैं पेड्रो अल्वारेज। अल्वारेज एक नाम आप लोग सुने होंगे, पेड्रो पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो अल्वारेज ये भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। किसके बाद? वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला ये दूसरा पुर्तगाली था। ये भी एग्जाम में कभी कभी नाम पूछता है। और पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? तो 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। इस डेट को भी याद कर लीजिएगा। अगर सबसे पहले किसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने अपनी कोठी भारत में स्थापित की थी तो पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1503 ईस्वी में। कहाँ पे? कोचीन में ही स्थापित की थी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1505 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 ईस्वी में एक वायसराय बनकर आता है पुर्तगालियों का, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला वायसराय बनकर भारत आता है पुर्तगालियों का। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया और इसने सामुद्रिक नीति, यानी कहा जाए नीले पानी की नीति को अधिक महत्व दिया था। फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो था, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, सामुद्रिक नीति यानी नीले पानी की नीति को अधिक महत्व दिया था। और अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था। अल्मीड़ा के बाद कौन आया था? अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये कौन था? ये दूसरा वायसराय बनकर भारत आया था। कब आया था? 1509 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया, दूसरा वायसराय बनकर भारत आया। और इसे ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क को, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनसे गोवा को छीन लिया था। अब अल्फांसो द अल्बुकर्क के बाद एक नया वायसराय आता है, नीनो डी कुन्हा।
कौन आता है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा अगला वायसराय बनकर आता है, और इसने क्या किया? 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में क्या किया? गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बना दिया। गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बना दिया, और ये गोवा 1961 ईस्वी तक जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। लगभग 450 साल तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था, यानी आज़ादी के 12-13 साल तक जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया हुआ था। इतने ढीठ थे ये कि पुर्तगाल गोवा छोड़कर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब चढ़ाई की गई तो अपने आप को आत्मसमर्पण करके यहाँ से गए। इस तरीके से नीना डी कुन्हो जो था वो 1510 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों की औपचारिक राजधानी बनाया था, और क्या कहा जाए कि 1961 ईस्वी तक गोवा जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं पुर्तगालियों के पतन के कारण। सबसे पहली बात जो थी इनके पतन के कारण के, वो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी। और अल्बुकर्क जो था, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी इसका नहीं मिला। और इसके बाद अगर की जाए तो आप लोग सुने होंगे एक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का विध्वंस किया था पुर्तगालियों ने, जिसका इन्हें परिणाम बाद में भुगतना पड़ा था। इसके बाद का समुद्रिक लूटपाट की नीति, समुद्रिक जो लूटपाट की नीति थी उनकी वजह से इनको इनके पतन का कारण बहुत ज्यादा बना, जबकि धर्म परिवर्तन आदि इनके परिवार का पतन का भी कारण बना था। ठीक है। अब बात की जाए अगर पुर्तगालियों को, तो पुर्तगाली अपने आप को सागर स्वामी कहते थे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन सी यूरोपीय कंपनी, व्यापारी कंपनी अपने आप को सागर स्वामी कहती है, तो पुर्तगाली जो थे अपने आप को सागर स्वामी कहते थे। अगर बात की जाए कोई भी अरबी जहाज या हिंदुस्तानी जहाज बिना इनके परमिट के अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकता था। इनका मतलब कहा जाए तो एक तरफा जो था वो अधिकार था समुद्र पर। ठीक है। इसलिए अपने आप को ये सागर स्वामी कहते थे। अगर बात की जाए 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में शाहजहां जो था वो पुर्तगालियों से हुगली द्वीप क्या किया था? छीन लिया था। पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था, क्योंकि ये यहाँ पे लूटपाट, धर्म परिवर्तन ये सब आदि करते थे। लेकिन अगर बात की जाए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गूथिक स्थापत्य कला। गूथिक स्थापत्य कला, गोथिक स्थापत्य कला, इसका जो कहा जाए शुरुआत किया था वो भारत में पुर्तगालियों ने ही किया था। गोथिक स्थापत्य कला, भारत में इस कला की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। इसके अलावा भी भारत में जो है जैसे तंबाकू की खेती हो गई, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस। तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती सबसे पहले भारत में किसने लगा शुरू किया था? पुर्तगालियों ने। जहाज निर्माण किसने सबसे पहले शुरू किया था? जहाज निर्माण ये भी पुर्तगालियों ने। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही की थी। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जबकि अगर बात की जाए प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1556 ईस्वी में गोवा में हुई थी इसकी शुरुआत। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले 1556 ईस्वी में गोवा में हुई थी। अब इसके अलावा आगे हम लोग पढ़ेंगे डचों का आगमन। डचों का आगमन हम लोग देख लेते हैं पहले। डचों का आगमन हम लोग देखते हैं, डचों के बारे में जान लेते हैं। ये डच कौन थे? डच, इनकी स्थापना कब हुई थी? डचों की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। और ये डच कौन थे? ये तो हालैंड यानी नीदरलैंड के निवासी थे। डच जो थे ये कौन थे? डच, ये हालैंड, जिसे पहले पुराने समय में हालैंड कहा जाता था, वर्तमान में इसको बोला जाता है नीदरलैंड। नीदरलैंड, ये नीदरलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के थे? हालैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। और संयुक्त भारत में संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में हुई थी। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। डचों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है। डचों ने अपने सबसे पहले कोठी कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में। अगर पूछा जाए भारत में प्रथम डच नागरिक कौन था जो भारत आया था, तो वो था कार्नोलिस डिहस्टमान। कार्नोलिस कार्नोलिस डिहस्टमान। कार्नोलिस डिहस्टमान ये भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नोलिस डिहस्टमान। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता है। इसके अलावा अगर बात की जाए 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? पिपली में की गई थी। कहाँ पे? पिपली में, बंगाल में। पिपली में 1627 ईस्वी में डचों ने एक
कोठी की स्थापना की थी, या आप कहा जाए अपने तरीके से प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, ठीक है, बंगाल में। अगर इसके अलावा भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डचों का पुर्तगालियों से जो संघर्ष हुआ था, और बाद में डचों ने पुर्तगालियों को कहीं कहीं बुरी तरीके से परास्त करके मसालों पर एकाधिकार अपना कर लिया था बीच में। लेकिन अगर बात की जाए, जो डच थे, इनका जो अंतिम रूप से पतन हुआ था वो कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था पहली क्लास, इसमें आप लोगों को बताया था कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो डचों की सहायता लेने लगा था। तो इस वजह से अंग्रेजों ने डचों को क्या किया था? परास्त कर दिया था 1759 के बेदरा के युद्ध में, बहुत भयानक रूप से। और डचों को भारत से क्या कर दिया था? वो भगा दिया था। तो इस तरीके से इनके बारे में बस इतना ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के बारे में। अंग्रेजों के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे पहली क्लास में, लेकिन इस क्लास में जो मोटा मोटी चीज़ें इसमें पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसी वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लिया जाता है। अंग्रेजों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इसको 15 वर्ष की अनुमति दी गई थी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरर्स नामक व्यापारियों के द्वारा एक समूह में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। बाद में उसके राजा जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। लेकिन जो कंपनी का आरंभिक उद्देश्य था वो भूभाग नहीं बल्कि क्या था? व्यापार था। जो इनकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 इनको ईस्वी को इनकी स्थापना की गई थी, 15 वर्षों के लिए, मात्र 15 वर्षों के लिए, ठीक है। एलिजाबेथ महारानी जो थी वो एलिजाबेथ टेलर प्रथम थी। एलिजाबेथ टेलर प्रथम के द्वारा इसको 15 वर्षों के लिए दिया गया था अनुमति। लेकिन बाद में राजा जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया था। अगर बात की जाए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो इनकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इनका जो आरंभिक उद्देश्य था वो व्यापार करना, केवल व्यापार करना था, भूभाग नहीं था। यानी कि हम भारत में जाएंगे उनके भूभाग पर कब्जा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। आरंभिक उद्देश्य बात इनका व्यापार करना था। और ब्रिटेन के सम्राट जो थे जेम्स प्रथम, उन्होंने 1608 ईस्वी में, आप सभी को बताया था पिछली वीडियो में, कैप्टन हाकिंस को 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भेजे था। बाद में 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भी जहांगीर के दरबार में भेजा था। इस तरीके से अंग्रेजों की जो पहली अंग्रेज फैक्ट्री यहाँ पे व्यापारी कोठी खोली गई थी वो 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में पहली कोठी खोली गई थी। और 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए पहली फैक्ट्री कब खोली गई थी अंग्रेजों की? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। लेकिन ये जो सूरत में खोली गई थी ये प्रथम अस्थाई फैक्ट्री थी, प्रथम अस्थाई फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, जो भारत में स्थापित हुई थी। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, भारत में प्रथम अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों की कब स्थापित की गई थी? 1613 ईस्वी में। कहाँ पे स्थापित की गई थी? सूरत में, ठीक है। इतना आप लोग इनके बारे में जानते रहिए। जबकि 1639 ईस्वी में मद्रास में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1651 ईस्वी में बंगाल में, ठीक है। इतना आप लोग नोट करिएगा। 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? बंगाल में। बंगाल में कहाँ पे? हुगली पे। बंगाल में कहाँ? हुगली में स्थापित की गई थी। चारों कोठियों को आप लोग याद कर लीजिएगा, सभी एग्जाम्स में इसी के लिए पूछा जाता है। जबकि अब डेन की बात की जाए, इनके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बात इनके बारे में किया हुआ था। अब डेन की बात की जाए, डेनिस, ये डेनमार्क के निवासी थे। इनके बारे में एग्जाम में कुछ विशेष नहीं पूछा जाता है, बस आप लोग इतना जान लीजिए कि डेनमार्क के निवासी थे और 1616 ईस्वी में भारत आए थे। अब आइए हम लोग देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत में सबसे अंत में प्रवेश किए थे। और फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें। लुई 14वें के एक मंत्री थे। लुई 14वें के एक मंत्री थे, और उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। क्या था? कोलबर्ट। कोलबर्ट एक मंत्री थे, उनका नाम था कोलबर्ट। और कोलबर्ट के सहयोग से ही 1664 ईस्वी में, कब? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। और इस कंपनी का जो वास्तविक नाम था वो कंपनी दी इंडो इंडो ओरियंताल ओरियंताल था। ओरियंताल, ये इनका वास्तविक नाम था, कंपनी दी इंडो ओरियंताल, ठीक है। इस कंपनी का वास्तविक नाम था। और ये कंपनी एक तरीके से कहा जाए सरकारी कंपनी थी,
क्योंकि सरकारी आर्थिक व्यवस्था पर ये इसका बेस था, डिपेंड थी, क्योंकि इसमें प्राइवेट नाम से कोई चीज़ नहीं था, इसलिए इसको सरकारी कंपनी बोली जाती है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद करिएगा। और फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी स्थापित की गई थी वो 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो द्वारा, कभी कभी नाम पूछता है, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी। 1668 ईस्वी में कंपनी इनकी, ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर बात की जाए फ्रांसो कैरो के बाद 16 ठीक इसके 1 वर्ष बाद 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में इनकी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ठीक है, फ्रांसो कैरो के बाद कौन आता है? डुप्ले आता है। कौन आता है? डुप्ले। डुप्ले का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसने सहायक संधि को जन्म दिया था। डुप्ले, जिसने सहायक संधि को जन्म दिया था, सहायक संधि को। ये बहुत, जिसका बाद में अंग्रेजों ने, यानी लॉर्ड वेलेजली जो था एक अंग्रेज, उसने इसका बहुत फायदा उठाया था। डुप्ले जो था यही सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इसने ही सहायक संधि को जन्म दिया था। लेकिन अगर बात की जाए 1742 ईस्वी से पूर्व, फ्रांसीसियों का जो मूल उद्देश्य था वो व्यापारिक लाभ कमाना था। लेकिन 1742 ईस्वी के बाद डुप्ले का जो था वो पांडिचेरी का गवर्नर बनने के बाद, ये डुप्ले जो था, ये पांडिचेरी का जैसे ही गवर्नर बनता है, उसके बाद इसमें राजनीतिक लाभ जो था वो व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया। इसके लिए राजनीतिक लाभ जो था वो व्यापारिक लाभ से महत्वपूर्ण हो गया, और डुप्ले की इसी महत्वाकांक्षा ने फ्रांसीसियों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, इस तरीके से 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में वांडीवास, 1760 ईस्वी में एक जगह आप लोग नाम सुने होंगे, वांडीवास, जो कि कर्नाटक का युद्ध यहाँ पे होता है, किसके किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से परास्त किए। तो इस तरीके से अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। कर्नाटक का जो युद्ध होता है केवल एक युद्ध नहीं होता है, इसमें तीन तीन युद्ध होते हैं। तीनों युद्ध के बारे में हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूँ यहाँ से चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। तो चीज़ें बताई गई फैक्ट बाई फैक्ट, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से वन लाइनर फैक्ट आपको बताए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ से जानकारी आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।